नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास 6 की एनसीईआरटी क्लास में। हम लोग अभी तक 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक इस थर्ड चैप्टर का 2 वीडियो हमने बनाया है। उसको आप देख चुके हैं। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिफिनीशन क्या होती है और उसको कैसे कितने भागों में बांटा गया है। तो पोषक तत्व के क्लासिफिकेशन और डिफिनीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसको हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, इसकी क्या डिफिनीशन हो सकती है, उसको हम लोग जानते हैं। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व ऐसे भोजन के ऐसे मतलब भोजन के ऐसे घटक हैं जो हमको क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, है ना। हमारे जो शरीर की ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, उसमें क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं तथा हमें रोगों से लड़ने की क्या देते हैं, शरीर को क्षमता प्रदान करते हैं। रोगों को ठीक करने में क्या करें, हमारी सहायता करें, शरीर को ऐसा बनाए मतलब कि वो रोगों से लड़ सके, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हो और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को करने में क्या करें, सहायता करें। उन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित है। इसके पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये क्या होते हैं। तो हमारे जो भोजन के जो प्रमुख पोषक तत्व हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और मिनरल्स है, खनिज है। ये सब क्या है, पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व के प्रकार में क्या हम लोग जानेंगे, क्या होते हैं पोषक तत्व का प्रकार, कितने भागों में बांटा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, विटामिन के रूप में और खनिज के रूप में हम लोग पोषक तत्व अपने शरीर में लेते हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। जो विटामिन होते हैं और खनिज होते हैं, मिनरल्स जिसको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सुरक्षात्मक पोषक तत्व। मतलब जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हो, उनको क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक पोषक, प्रोटेक्टिव, एक तरह से प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है ना। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के अंगों को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। ये आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर है, तो जो हमें रोगों से बचाए, हमारी सुरक्षा प्रदान करे, हमें स्वस्थ रखे, वे क्या है, विटामिन और खनिज हैं। इनको खाने से, जैसे दूध लेंगे, अनाज खाएंगे, है ना, साग सब्जियां, हरी सब्जियां खाएंगे, इनसे हम क्या मिलेंगे, विटामिन और खनिज मिलेंगे। खनिज क्या होते हैं, जो हमें धरती से प्राप्त होते हैं, वो खनिज होते हैं ना, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और विटामिन भी सभी जरूरी हैं, चाहे विटामिन सी हो, ए हो, टी हो। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि इसकी कमी से क्या रोग हो जाएगा। तो ये तत्व जो है, विटामिन और खनिज, ये जो पोषक तत्व हैं, ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। चित्र 3.6 में हम लोग देखेंगे, यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। खनिज और विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन बिना इनके काम नहीं चलेगा। लेकिन ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देते हैं या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है? खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं।
फिर भी उपयोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। क्या होता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, उसको तम आग जला के गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है ना। जब गर्म करके बनाएंगे, उसको बॉयल करेंगे है ना, या भूनेंगे तलेंगे, तो क्या होता है, उसमें ज्यादा, देखो ज्यादा किसी चीज को ज्यादा तल भून दो ना, तो उसके तत्व पोषक तत्व क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके कने जो है विटामिन होकर धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म खत्म हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, खाना पका के खाना है, लेकिन इतना भी नहीं उसको तल भून देना है कि उसका महत्व ही खत्म हो जाए। हमको एक सीमित मात्रा में उसको क्या करना है, गर्म करना है, तलना है। बहुत ज्यादा उसको जलाना नहीं है, जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। और हमें देखो, खाने में साग भाजी का भी ज्यादातर, जैसे जो हम लोग सलाद खाते हैं, एकदम नेचुरल होता है, उसको न तला भुन जाता है न भुना जाता है, तो वो ज्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। से कुछ फल हैं, फल को खाओ, वो भी ताजा रहेगा, डायरेक्ट हमारे शरीर में जाएगा। कच्ची साग भाजी समृद्ध करना हमारे लिए क्या है, बुद्धिमानी है। कि जैसे पत्ते गोभी का सलाद काटो, खीरा टमाटर ये सब डायरेक्ट खाओगे, तो हमारे शरीर के लिए ज्यादा लाभदायक है। और उसको बॉयल करके खाओगे, उबाल के खाओगे, तल दो खूब, टमाटर खूब तल दो, दाल में एकदम फ्राई कर दो, मिर्ची खूब तल दो, तो उसका क्या है, पोषक तत्व तो खत्म हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, सबको अच्छे से धो के खाना है। उपयोग से पहले सब्जियों को भी अच्छे से धोना है, और फल को भी अच्छे से धोना है। बिना धोए हमको कुछ नहीं खाना है, तो उस अगर धोओगे नहीं तो बैक्टीरिया कीटाणु हमारे शरीर में चले जाएंगे, और रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी, हम लोग बीमार हो जाएंगे। क्या होगा, पेट खराब हो सकता है, और भी बीमारी हो सकती है। सभी क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? नहीं। ये एक है लड़का, ये पूछ रहा है इनसे कि क्या सभी हमें पोषक तत्व जंतु और पौधों से ही प्राप्त होते हैं? तो ये बता रहे हैं, कई नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। नमक जो है पौधों और जंतु से मिलता नहीं, समुद्र से ही नमक बनाया जाता है ना। उसको समुद्री पानी को उसे सुखा के उसमें नमक जम जाता है। और जो एक सेंधा नमक होता है, ये पत्थरों से चट्टानों से प्राप्त होता है। जो काला नमक सेंधा नमक होता नहीं है, हम लोग खाते हैं, जो कहाँ से प्राप्त होता है, चट्टानों से प्राप्त होता है। साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। तो ये जो जैसे नमक हो गया, विटामिन डी, ये हमें पोषक तत्व जो है वो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते। इनको हम कैसे लेते हैं, जैसे नमक को समुद्रों से बनाते हैं, या चट्टानों से प्राप्त करते हैं, और सूरज की रोशनी से हम विटामिन डी लेते हैं। फल और साग आहारीय रेशे फाइबर से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि इन आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। क्योंकि शरीर के लिए आहारीय रेशे जो फाइबर होता है, उस वो बहुत ही लाभदायक, हमारे पेट को बहुत सही अच्छा रखता है। मतलब पेट अच्छा साफ, जिसका पेट ना साफ हो रहा हो, वो आहारीय भोजन फाइबर चीज खाए, फाइबर को खाए, उससे क्या होता है, पेट बहुत ही अच्छा साफ होता है। मतलब हाजमा से अच्छा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। अगर खाना अच्छे से पचेगा तो हमको शरीर के हर पार्ट को अच्छे से एनर्जी मिलेगी। जब खाना पचेगा ही नहीं तो खाना अंदर क्या होता है, सड़ता है, तो और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। जल तो जरूरी है, बिना पानी के लिए सब कुछ सूना है ना। बॉडी का 70% क्या होता है, जल ही होता है। और रेशेदार भोजन करना चाहिए, ये भी जरूरी है। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। आहारीय रेशे जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, रुक्षांश। आहारीय रेशे फाइबर, इसको क्या बोलते हैं, रुक्षांश। हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। जो रुक्षांश होते हैं, आहारी रेशे होते हैं, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं देते, लेकिन फिर भी हम इनका प्रयोग करते हैं, फाइबर का प्रयोग करते हैं भोजन में। फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। देखो, रुक्षांश से क्या होता है, रुक्षांश जिसको हम बोलते हैं आहारी रेशे, रेशेदार जो भोजन होता है, जिसको हम फाइबर बोलते हैं, ये हमारे शरीर को क्या होता है, कुछ खनिज, कोई भी पोषक तत्व तो नहीं प्रदान करते है ना। इससे ना हमको खनिज मिलेगा, ना विटामिन मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्यों?
क्योंकि हमने बताया ना अभी कि ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जो हम लोग मल त्याग करते हैं वो उसमें क्या है, बहुत सहायक है। जो खाना जान लो खाए नहीं पचा तो वो क्या करता है, मल के द्वारा बाहर होता है ना, तो पेट में रहेगा तो सड़ेगा, बीमारी देगा। तो ये जो हम रुक्षांश खाते हैं, रुक्षांश के रूप में जो भोजन लेते हैं, ये मल को बाहर निकालने में अत्यंत ही सहायक होता है। और इसको कैसे आहार कहाँ से मिलेगा, ये आहार रुक्षांश कहाँ से मिलेगा हमको? जैसे पत्तेदार साग हो गए, हरी सब्जियां हो गई, और अनाज हो गए, जैसे साबुत अनाज। अनाज साबुत अनाज मतलब खड़े अनाज, जैसे चना खाओ, है ना, फलियां खाओ, और ये मूंग की दाल इसको भिगो के खाओ तो ये बहुत बढ़िया है। और फल हो गए, है ना, दालें हो गई, जैसे अमरूद खाइए, ये रुच्छा बहुत इसमें अच्छी मात्रा में मिलता है ना। लौकी खाओ, ये सब खाना चाहिए जिससे हमको फाइबर मिलता रहे। फाइबरदार भोजन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ में आ गया कि डॉक्टर ने उन्हें रेसे युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी है। अगर पेट न साफ रहा हो किसी को, तो वो रेशेदार खाना अपने भोजन में शामिल करे तो उसका पेट सही हो जाएगा, है ना। तो कहाँ से मिलेंगे? पत्तेदार साग हो गया, ताजे फल हो गया, फल खाओ खूब भर पेट, पेट अच्छे से साफ होगा। और खड़े अनाज हो गए, साबुत अनाज, दालें और मेवे, ये क्या है, रुक्षांश के अच्छे एग्जाम्पल हैं। वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? उनमें से कुछ की एक सूची बनाओ। वो कौन सी चीजें, कौन से भोजन हैं जो हमें जल प्रदान करते हैं? जैसे हमको, जैसे तरबूज हो गया ना, खीरा हो गया, ये सब ऐसे कुछ पदार्थ, भोज्य पदार्थ हैं जिससे हमको प्रचुर मात्रा में जल मिलता है। गर्मी के सीजन में इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। इनसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये सब क्या होते हैं, जल इनमें प्रचुर मात्रा में होता है, हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। जहां तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण, हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। हमें स्थानीय स्तर पर जो भी चीजें मिल रही हैं उनको खाना चाहिए, है ना। ये नहीं कि जो आयातित चीज है उसको खाओ। वो आयातित वाला चीज जो बाहर से आ रहा है, इम्पोर्ट करके आ रहा है, उसको खाओगे तो पता नहीं कितने दिनों पहले चला हो, स्टोर में रखा रहता है, तब आपको मिलता है। वहां से एक महीना पहले चला तब हमको मिला है। और जो कुछ चीजें जैसे बिना सीजन की जो चीजें आती हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। जैसे सब्जी भी ठंडे में तो आपको गोभी मिल रही है, गर्मी में भी मिल रही है, लेकिन इसका सीजन क्या है, ठंडी है। जो जिस सीजन की चीजें हो उनका ही प्रयोग खाने में करना चाहिए। बिना सीजन वाली चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या है, हमारे शरीर के लिए अत्यंत जरूरी है। इससे हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। जल तो बहुत जरूरी है। जल का क्या कार्य है? जल क्या है, भोजन से जो उसके जो मिनरल्स है ना, उसके जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनको क्या करता है, शरीर में अवशोषित करता है। जो हमारी बढ़िया आते हैं इंटेस्टाइन में, इसमें जल के द्वारा ही इन सब चीजों का अवशोषण होता है। और मूत्र के माध्यम से, है ना, पसीने के माध्यम से, जो शरीर के जो अपशिष्ट है ना, शरीर के अपशिष्ट मतलब जो एक तरह से गलत पदार्थ है जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनको क्या करता है, जल के माध्यम से ही ये बाहर होते हैं, मूत्र के माध्यम से और पसीने के माध्यम से। शरीर के जो भी विषैले पदार्थ है ना, टॉक्सिक जिसको बोलेंगे, वो क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए, है ना। दिन भर में कम से कम 2 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। हम लोग एक वैज्ञानिक से परिचित होते हैं, वैज्ञानिक परिचय। एक ये वैज्ञानिक है गोलथुर गोपालन। उनका जन्म 1918 और मृत्यु कब हुई थी, 2019 में। गोलथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया। इन्होंने क्या शुरुआत की थी, भारत में पोषण अनुसंधान, जो हम लोग खाते हैं उस पर रिसर्च अनुसंधान, मतलब रिसर्च शुरू किया था। पोषण अनुसंधान की शुरुआत की थी उन्होंने। 500 प्रकार के भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर मतलब रिसर्च किया था। 500 प्रकार के खानों पोषण पदार्थ जो हैं उन पर क्या किया था, रिसर्च किया था।
और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गोलुथुर गोपालन जो है, इन्होंने पोषण अनुसंधान में तरह तरह की पोषण अनुसंधान किया और तरह तरह की कमियां बताई कि जो जो हम लोग यहाँ के जो बच्चे हैं, भारत के जो गरीब लोग के बच्चे हैं, ये लोग जो खाते हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता। तो सरकार ने 2002 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना निर्माण योजना पीएम पोषण की शुरुआत की, जिससे हमारे सरकारी स्कूलों में क्या मिलता है, मिड डे मील मिलता है। मिड डे मील ऐसा उन्होंने बनाया, उसका मेनू ऐसा है कि उनको सभी प्रकार के पोषण तत्व प्राप्त हो, सभी संतुलित आहार, उनको भोजन मिले, सबको संतुलित भोजन मिले, मतलब सारे मिनरल्स हो, विटामिन हो, ऐसा हो कोई कमी ना रहे, शरीर में उनके अंदर किसी भी प्रकार के पोषण तत्व की कमी ना हो, और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे और ये अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लग रहा हो, अगर ना अच्छा लग रहा हो तो डिसलाइक कर दें, और क्या कमियां हैं क्यों डिसलाइक कर रहे हैं उसको भी जरूर कमेंट में लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।